हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में और उसमें हमारा आज का नया टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, जिसका हम पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 1। इसमें कुछ बेसिक चीजें भी हैं, वो हम सीखते रहेंगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे, जो जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, उन क्वेश्चंस को आने पर हम उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन 1 देखते हैं इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहां पर ये कह रहा है कि 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। किस तरीके से होगा देखिएगा। तो ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना, 12। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे जो जो चीजें हमारे समझने के लिए थ्योरेटिकल फॉर्म में जरूरी होगी उनको हम समझते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश कहते हैं इसको। ये होता है वाई एक्सिस, इसको वाई वाई डैश कहते हैं। और जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम कहते हैं क्या, 0,0। ये होते हैं इस पॉइंट के, इस बिंदु के निर्देशांक। जो पहला वाला होता है वो x के लिए होता है, जो दूसरा वाला होता है वो y के लिए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर x भी 0 है और यहां पर y भी 0 है। ठीक है, चलिए अगर यहां पर हम बात करें तो इधर से लेकर यहां तक x की वैल्यू पॉजिटिव चलती है, यहां से लेकर यहां तक x की वैल्यू नेगेटिव चलती है, यहां से लेकर यहां तक y की वैल्यू पॉजिटिव चलती है, यहां से लेकर यहां तक y की वैल्यू नेगेटिव चलती है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आप देखेंगे, उसमें x क्या होगा, प्लस का होगा, y क्या होगा, वो भी प्लस का होगा। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में देखेंगे तो x क्या होगा आपके माइनस का और y क्या होगा, प्लस का होगा। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो x माइनस का होगा और y भी क्या होगा, माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो x क्या होगा, प्लस का, और y क्या होगा, माइनस का। तो इसका मतलब अगर आपको ऐसा कह दिया जाए, कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है, कोई पॉइंट है जिसके हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3,5, और आपको पूछे कि ये बिंदु कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है, तो जैसा कि आपको पता है पहले वाला x होता है और दूसरे वाला y होता है। तो x है माइनस और y है प्लस, तो x माइनस वाई प्लस किस में होता है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होता है। ऐसे अगर एक और एग्जांपल ले लूं मैं, आपको कोई बिंदु दे दिया जिसके निर्देशांक है -7, -5, और आपको पूछा ये कौन से चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। x भी यहाँ नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में। तो हम बता सकते हैं बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा, उसकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो उस समय। क्यों? क्योंकि पहले वाले में x और y दोनों पॉजिटिव, दूसरे वाले में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे वाले में x नेगेटिव y नेगेटिव, और चौथे वाले में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। रटना नहीं है, ध्यान रखना है। ये x पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। फिर देख लीजिए कहां पर क्या आ रहा है। और जहां पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं उसके निर्देशांक होते हैं 0,0, मतलब x और y दोनों ही क्या होते हैं, 0, और y भी क्या होता है, 0 होता है। चलिए एक चीज और देखिएगा, यहां पर ये पूरी की पूरी आपकी एक्स एक्सिस है और ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है उस पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आप यहां पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो y 0 ही रहेगा, यहां पर भी लेंगे तो y 0, यहां पर कहीं पर भी आप लेंगे तो y की वैल्यू एक्स एक्सिस पर हमेशा 0 होगी। वैसे ही इधर बात करें अगर हम, ये y एक्सिस है जैसे कि आपकी, तो y एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लेना चाह रहे हैं तो उस y एक्सिस के ऊपर जो है हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, केवल और केवल जो ये क्वाड्रेंट है वहां पर x और y दोनों की वैल्यू होगी, अदरवाइज x पर y 0 होगा और y पर x 0 होगा। और जहां पर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं वहां पर x और y दोनों 0 होगा, जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम लिखते हैं किससे, o से, और जिसके निर्देशांक भी क्या होते हैं, 0,0।
और जैसा कि मैंने आपको कहा पहला वाला x के लिए होता है और दूसरा वाला y के लिए होता है। चलिए अब आता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो ये थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट हमने देखा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है देखिएगा जरा। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 है, हमें इसका ग्राफ बनाना है तो बना लेते हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू आपको 12 गिवन है, तो x इक्वल्स टू 0 लीजिए तो y की वैल्यू निकलेगी और y इक्वल्स टू 0 लीजिए तो x की वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 0, तो हमको y कितना मिल गया, तो x का 0 रखेंगे तो 4 का 0 से मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0, 3y इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 4। वैसे ही अगर y इक्वल्स टू आप 0 पुट करोगे तो y 0 पुट किया तो 4x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने देखा कि x और y जो है उस लाइन के लिए हमारे पास क्या आ चुके हैं, दोनों पॉइंट आ चुके हैं। तो अब ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम इसका, तो बना लेते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, जैसा ये कह रहा है x0 y4 है, x0 है और y4 है और y0 और x कितना है 3 है। चलिए ये तो आपका क्या हो गया ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु 0,0। पहले लेते हैं इसको x0 और y4। तो x0 हमें पता है y पर x हमेशा 0 ही होता है, तो y पर कितना जाना है 4। इसका मतलब ऊपर वाला जो है y के लिए पॉजिटिव होता है, तो 4 मतलब मान लेते हैं यहां तक, तो ये हो गया 0,4। फिर बात करते हैं दूसरे वाली के लिए, y क्या है 0, तो हमें पता है y0 कहां पर होता है, x पर होता है, और कहां पर होता है ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु पर होता है। लेकिन y0 और x3 है, तो इसका मतलब x एक्सिस पर आपको प्लस में जाना है 3 तक और y को क्या रखना है 0, और x एक्सिस पर आप जब प्लस 3 तक जाओगे तो y वैसे ही क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो मान लेते हैं ये हो गया आपका 3,0। जैसा कि आपको पता है कि पहले वाला x और दूसरे वाला क्या लिखा जाता है y लिखा जाता है। तो हम इसको इस तरह से मिला दें तो ये जो आपके क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के लिए हमारी जो ग्राफ बनाना था वो ग्राफ इस तरह से बनकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, x एक्सिस एंड y एक्सिस। बिल्कुल वही डायग्राम बनेगा जो पिछला था, केवल पिछले वाले में डायग्राम बनाया था। इस बार आपको कह रहा है कि जो डायग्राम बन रहा है और उसमें जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का एरिया क्षेत्रफल हमें निकालना है। बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, देन y क्या हो जाएगा आपके पास, x 0 पुट किया तो y हो गया आपके पास कितना 4। अगेन सेकंड वाले में y इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी x की वैल्यू, y का मान 0 पुट किया तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी 3। बना लीजिए डायग्राम। तो बनाते हैं इसका डायग्राम, इस तरह से होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये ओरिजिन पॉइंट 0,0 हो गया, तो हमें लेना है x0 y4। एक तो पॉइंट ये हो गया, ये यहां से मिल गया 0,4 और यहां से मिल गया आपको 3,0, क्योंकि आपको पता है पहले वाली वैल्यू x की होती है इसलिए। चलिए तो पहले ले लेते हैं 0,4, मतलब x 0 है तो y पर होगा x 0, तो ये यहां पर आ गया आपके 0,4। दूसरे वाले की बात करूं 3,0 की, मतलब y 0 है और x की वैल्यू है, तो इसका मतलब x की वैल्यू प्लस में है तो इधर ही चलना हमें। तो ये आप मिल गया आपको 3,0। इसको हम मिला लेते हैं दोनों पॉइंट को, तो ये लीजिए, ये आपका जो ट्राइंगल कह रहा था क्वेश्चन, वो ट्राइंगल ये रहा। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकाल कर बताना है, तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के लिए जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा ये यहाँ पर जो है, कितना दिख रहा है, जितनी वैल्यू ये है और ये कितनी वैल्यू है, जितना एक्स पर हम चले और कितना चले हैं 3 चले हैं, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो ये कितना है, जितना हम यहाँ y पर चले हैं, y पर कितना चले हैं 4 चले हैं, तो ये हो गया 4। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या हो गया, 1/2
आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है बाई डिफॉल्ट यहाँ पर, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 4, तो 2 बार गया तो आंसर आ गया 6, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। यही आपको पूछा था, तो आंसर आ रहा है कितना 6। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज हम यहाँ पर एक ये भी देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ये सब ना करके डायरेक्ट जो इक्वेशन है वहां से भी दे सकते हैं। कैसे, देखिएगा, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम कर सकते हैं, वो करते हैं। ये एक मेथड था, एक और मेथड इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम देखते हैं क्या होगा, देखिएगा। देखिए इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना 12। ये इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। 12 इधर आएगा। कुल मिलाकर जब इस तरह की इक्वेशन हो तो जो आपके इक्वल्स टू में लिखा हुआ उसको इधर लेकर आ जाइए, उधर 1 बना दीजिए, तो ये इधर आएगा तो कितना हो गया 4x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू कितना 1। ये कैसे आया, कुछ नहीं, हमने इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दिया, तो अपॉन 12 हो गया, अपॉन 12 हो गया, 12 अपॉन 12 कितना हो गया 1 हो गया, वही किया हमने। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 4 टाइम्स, क्या आ गया x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू कितना 1। इस फॉर्मेट में जब आपकी इक्वेशन आ जाए, x और y के साथ ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर कुछ होता तो उसको और नीचे हम लिख देते, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो ठीक है। तो जब इस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन आ जाएगी तो ये जो होगा और ये जो x और y के नीचे वैल्यूज लिखी हुई है, इनमें से एक क्या होगा, ये तो होगा आधार x वाला, और y वाला क्या होगा, लंब होगा। तो ये हो गया आपके आधार मतलब बेस वैल्यू, और ये हो गया लंब मतलब उसकी परपेंडिकुलर वैल्यू। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया निकालना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार और ऊंचाई दोनों ही पता है, तो आंसर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि एरिया क्या हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कितना 6। पहले भी वही आ रहा था और अभी भी वही आ रहा है, तो आप चाहें तो डायग्राम बनाकर करें या डायरेक्ट ऐसे करें तो भी चलेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए वैसा ही कुछ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 60 x एंड y एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरीके इस तरह के क्वेश्चंस को करने के, एक तो डायग्राम बनाकर या फिर एक जो अभी अभी मैंने आपको समझाया था वैसे, दोनों तरीकों से देख लेते हैं इसको। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना 60। तो पहले लगाते हैं मेथड, कौन सा, जो अभी अभी समझा है जस्ट, फिर लगा लेंगे वही डायग्राम बनाकर। चलिए 60 को इधर लेकर आ जाते हैं, तो 8x अपॉन 60 प्लस 6y अपॉन 60 इज इक्वल्स टू कितना 1। ये कैसे होगा, कुछ नहीं, इस पूरी इक्वेशन को 60 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसके नीचे 60, इसके नीचे भी 60, और 60 अपॉन 60 कितना हो गया 1 हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 10 टाइम्स, ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये चला जाएगा आपके 4 से, और ये भी चला गया 4 से, क्या आ गया 2x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1। क्या ये इक्वेशन उस इक्वेशन के फॉर्मेट में आ चुकी है जो हमने अभी अभी बात की थी क्वेश्चन नंबर सेकंड में? नहीं, हमारा फॉर्मेट ये था कि x और y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। x के साथ कितना है 2, उसको नीचे भेज दीजिए, तो 15 के नीचे 2 भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, वो 15/2 हो जाएगा, प्लस y और ये 10 इक्वल्स टू में कितना है 1। अब ये इक्वेशन उसी फॉर्मेट में है जो हमने अभी अभी देखा था। तो x के नीचे जो होता है वो वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू होती है, आधार का मान होता है। y के नीचे जो होता है वो क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है, लंब का मान, ऊंचाई का मान होता है। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो आपको एरिया निकालना है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होता है आपको पता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है जो x के नीचे है, कितना है 15/2, और ऊंचाई कितनी है जो y के नीचे है, कितनी है वो 10। चलिए इसको सॉल्व करना आराम से कर सकते हैं। 15/2 है, ये कितना हो जाएगा आपके 7.5 मल्टीप्लाई 10, ये हटेगा तो डेफिनेटली ये लगेगा, तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 75 का हाफ करना आपको कर सकते हैं, 37.5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो 37.5 हमने बिना डायग्राम के बना लिया, और अगर हम डायग्राम बनाकर क्वेश्चन का आंसर निकाले तो भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं, देखिएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे वाले तरीके से करके देख रहे हैं। चलिए, क्या गिवन है आपको, 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 60। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे उस लाइन के लिए, तो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी x इक्वल्स टू 0 तो y मिलेगा, और y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x मिलेगा। x इक्वल्स टू आपने 0 रखा तो y कितना मिला आपको, 10, और y इक्वल्स टू अगर आपने 0 रखा तो x कितना मिला आपको, 60/8 मतलब 15, ये कितना हो गया 2, तो 7.5। कोई दिक्कत नहीं। अब बनाते हैं डायग्राम, तो डायग्राम बना लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, ये आपको पता है मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है 0,0, x और y की वैल्यू दोनों ही 0। पहले देखते हैं, x 0 y 10 है, x 0 और y की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इसका मतलब ये y वाला है और ये x वाली एक्सिस है। तो y हमको जाना है कहां तक, 10 तक, और x की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0, कितना 10। फिर दूसरे वाले के लिए बात करते हैं, y 0 और x कितना है, 7.5, तो x 7.5 है और y की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 7.5, 0। ये लाइन हो गई, और आपको इस ट्राइंगल का जो है वो एरिया निकालना, और ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल आपको पता है क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो मान पता है हमको आधार और ऊंचाई दोनों के लिए, तो बस वैल्यू रख लेते और आंसर आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, देखिए 1/2 आधार कितना है, यहां से यहां तक जो 7.5 दिख रहा है, ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक, जो कि कितनी दिख रही है आपको, 10। ये हटेगा तो डेफिनेटली ये नीचे 0 लगेगा, तो ये कट जाएगा, 75 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से करें तो भी वही बात है, और जो अभी मेथड पहले समझाया था उससे करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए, find the area of the trapezium made by 8x plus 6y is equals to 60 and 4x plus 3y is equals to 12, x axis and y axis। x अक्ष, y अक्ष और इन दो जो रेखाएं हैं उनकी समीकरणों के द्वारा जो ट्रेपेजियम मतलब जो सम चतुर्भुज बन रहा है, सॉरी, जो आपका ट्रेपेजियम ये कह रहा है समलंब चतुर्भुज बन रहा है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। निकाल सकते हैं बिल्कुल, तो निकाल लेते हैं। देखिएगा कैसे होगा, वही बात है, दो तरीके इसको भी करने के, आप डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप वैसे ही कर सकते हैं। 60 को इधर लेकर आएंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, इस 12 को इधर लेकर आएंगे तो एक और ट्राइंगल बन जाएगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल का जब एरिया आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो निकल जाएगा। तो आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं, और चाहे तो डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं। तो इसको डायग्राम से कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन कौन सी हमारी, देखिए 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना है, 60। तो वही वैल्यू रखते हैं हम x की 0, तो y हो गया कितना, x अगर आप 0 रखोगे तो y कितना होगा, 10, और y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू मिलेगी कितनी, वो मिलेगी जो अभी हमने देखा था कितनी, 7.5। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया एक लाइन के लिए। तो बना भी लेते हैं इसको हाथों हाथ। चलिए, ये है y और ये y डैश, ये x और ये x डैश, और ये हो गया 0,0, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु जो है उसके निर्देशांक। अब आपको कह रहा है x 0 y 10, मतलब चले जाते हैं यहां पर, x 0 है और y कितना आपके पास 10 है। चलिए ठीक है, ये लीजिए 0,10, और फिर y 0 और x कितना है, 7.5 है, तो ये लीजिए 7.5 हुआ x और y हुआ आपके 0। ठीक है, तो लाइन कौन सी हो गई, तो लाइन बन गई हमारे पास ये। बात करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के लिए। तो दूसरी वाली इक्वेशन हम देख सकते हैं यहां पर क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना, 12। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y मिलेगा आपको कितना, 4, और y इक्वल्स टू आप 0 रखेंगे तो x मिलेगा आपको कितना, 3।
कोई दिक्कत नहीं, तो बना लीजिए इसके लिए भी। x0 y4 है, तो y में 4 तक ही जाना है हमको, तो y में 4 तक ही जाना, तो ये लीजिए y में 4 तक ही गए 0,4। फिर x3 है और y कितना है 0 है, तो x3 और y 0 है, तो ये लीजिए x है आपका 3 और y 0, तो यहां पर हो गया। मिला लेते हैं इनको, तो इनको मिलाया तो ये लीजिए। अब आप देख सकते हैं आपको समलंब चतुर्भुज के बारे में पूछा गया, तो समलंब चतुर्भुज जो बनने वाला है वो कौन सा दिख रहा है आपको, ये बन गया आपके समलंब चतुर्भुज। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पूछा गया है, तो कैसे निकलेगा, निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और वो कैसे, देखिए हम यहां पर ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, और वो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज, रेक्टेंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस बड़े त्रिभुज में से अगर ये जो छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा है वो भी रेक्टेंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में से, ये बड़ा त्रिभुज है आपके सामने, इस बड़े वाले त्रिभुज में से अगर इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को, एरिया को कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए इसे, तो ये जो बचा हुआ है ये कौन सा होगा, आपके समलंब चतुर्भुज का ही मान होगा। तो बस निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, देखिए तो पहले निकाल लेते हैं बड़े वाले के लिए, A1 बोल देते हैं, उसका एरिया क्या होगा, वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 7.5, और ऊंचाई के बारे में बात करें तो वो कितनी है 10 है, तो ये हटेगा तो ये 10 लगेगा, ये कैंसिल होगा, तो ये होगा कितना 37.5। बड़े वाले जो त्रिभुज है, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल, उसका एरिया आ गया। छोटे वाले के लिए निकाल लेते हैं, अब A2 नाम दे देते हैं उसको। 1/2 आधार कितना है 3 और ऊंचाई कितनी है 4, ये गया 2, ये आ गया कितना 6। लेकिन हमें किसका चाहिए, ट्रेपेजम मतलब समलंब चतुर्भुज का निकालना है, तो उसके लिए देखेंगे तो वो क्या होगा, देखिएगा उसका एरिया बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना है 37.5 माइनस ये कितना हो गया 6, तो बस 37.5 में से 6 हम कम कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा कितना 31.5, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है, पांचवा सवाल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजन मेड बाय 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 एंड 15x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 270 x एक्सेस एंड y एक्सेस। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो पिछला सवाल था, सिर्फ यहां पर इक्वेशन के लिए वैल्यू जो है वो अलग अलग है, तो बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। जैसा कि मैंने कहा आप डायग्राम बनाकर कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका आपको पता है, ये जो 15 है इसको इधर लेकर आ जाइए और 270 जो है इसको इधर लेकर आ जाइए, तो x के नीचे जो होगा वैल्यू वो कहलाएगा आधार, और y के वैल्यू, y के नीचे जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो दोनों रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, और बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया जब घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे लिए ट्रेपेजम मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं और आप चाहे तो डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं। चलिए तो हम कर लेते हैं डायग्राम से। तो वैल्यू पुट करते हैं, पहले तो x इक्वल्स टू 0 तो y मिलेगी, फिर y इक्वल्स टू 0 करोगे तो x मिलेगी। x 0 किया तो y मिला 5, फिर y 0 किया तो x मिला कितना 3। कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वाला ले लेते हैं। चलिए इसका डायग्राम भी बना लेते हैं, जब ये बना ही लिया है तो हमने, ये लीजिए इसका डायग्राम। ये तो हो गया 0,0, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, क्या बोल रहा है x 0 तो y 5, चलिए यहां पर ले लेते हैं, ये हो गया 0 और ये 5। फिर क्या बोल रहा है आपको y 0 x 3, तो ये लीजिए x है आपके 3 और y है 0, ये मिला लिया इनको, तो ये इसके लिए तो हो गई लाइन। बात करते हैं दूसरे वाले के लिए। दूसरा क्या आपके पास 15x प्लस 9y इज इक्वल्स टू कितना बोल रहा है 270, तो वही x इक्वल्स टू 0 रखिए, तो आपको y मिलेगा, तो कितना मिलेगा, y मिलेगा आपको 30।
फिर y इक्वल्स टू 0 रखिए, y इक्वल्स टू 0 रखा तो आपको x भी मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 270 अपॉन 15 है, तो ये चला गया 15 से कितना, एक, फिर कितना रह गया ये आपके पास 27 12, तो ये 15 से चला जाएगा कितना, 8 बार। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 18। चलिए, अब आपके पास y आ चुका है, x आ चुका है, तो y हमने 0 रखा, तो जो x की वैल्यू थी वो आपको मिल चुकी है। चलिए, तो अब उसमें लिख लेते हैं फिर से डायग्राम में, ग्राफ में। तो x अगर 0 है तो y कितना है, 30 पर जा रहा है, तो इसका मतलब इसको और ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। ये लीजिए, यहां तक ले लिया इसको, ये हो गया आपके x 0 और y कितना 3030, और y 0 और x कितना 18, तो ये यहां पर और आगे ले लेते हैं इसको, यहां पॉइंट बना लेते हैं जो कि है कितना, x हो गया आपके 18 और y हो गया आपके 0, दूसरी वाली लाइन के लिए, जो कि अब कहां पर नजर आ रही है आपको, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये लीजिए, ये हो गई। ठीक है, अब इनके बीच में जो आपका ट्रेपेजम, जो समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है, तो बता सकते हैं हम लोग, वो है कौन सा, पहले देख लीजिए। ये जो बन रहा है इसके बारे में बात की जा रही है। ये कैसे निकलेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें से ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग एरिया है वो उसी का होगा। तो बस निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं, बड़ा वाला जो एरिया है A1, जिसको हम नाम दे सकते हैं, वो होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार यहां से यहां तक कितना है 18, और ऊंचाई देखें तो यहां से यहां तक कितनी है 30। ठीक है, ये चला गया कितना 9 बार, ये आ गया कितना 270। दूसरा वाला देखते हैं A2, छोटा वाला जो है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है ये 3, और ऊंचाई कितनी है 5, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 5 3 15, और उसका आधा किया तो 7.5 आ गया। लेकिन हमें तो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। तो बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में से छोटा वाले राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम कम कर लेते हैं, तो 270 में से आप कम कर लीजिए 7.5, तो कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपल सा है 262.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हो गया 262.5। ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय 4x plus 3y is equals to 12, 5x plus 7y is equals to 35 एंड x एक्सेस। ठीक है, तो हमने एरिया तो निकाला है ट्राइंगल का, लेकिन वो किसके लिए था, एक आपको इक्वेशन दे रखी होती थी और x और y एक्सिस के साथ निकालना होता था। लेकिन इस बार आपको इक्वेशन 2 दे रखी है और एक्सिस केवल x लेनी है, y के बारे में नहीं कहा, तो फिर निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, जो आपके पास इक्वेशन है 4x plus 3y is equals to 12, जब ये कह रहा है ओनली आपको यूज करना है x एक्सिस को, तो x एक्सिस पर आपको पता है y क्या होता है 0, तो y की ही वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो यहां से x आपको कितना मिलेगा, y 0 रखोगे तो x मिल जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाली इक्वेशन लेते हैं, वो क्या आपके पास 5x plus 7y is equals to कितना है 35। अगेन आपको वही x एक्सिस ही काम में लेनी है, इसका मतलब x एक्सिस पर ही चलना है, तो x एक्सिस पर y क्या होता है 0, तो केवल y को ही आपको क्या करना है 0 करना है, तो आपको x कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा 7। ठीक है, अब बना लेते हैं हम हमारा डायग्राम। ये हो गया आपका मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट 0,0, x और y की वैल्यू हो गई। क्या है आपके पास, x3 और y0 है, तो इसका मतलब यहां कहीं रहा होगा, और ये कितना है 7, तो ये 3,0 हुआ, और यहां कहीं मान लेते हैं ये 7,0 हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 3,0 और ये हो गया 7,0। चलिए,
अब ट्राइंगल बनाना है तो ये यहां से यहां तक तो हम कह सकते हैं कि उस ट्राइंगल के लिए क्या हो गया, उसका आधार हो गया, जो कि ये 3 इकाई है, ये 7 इकाई है, तो आधार हो गया 7 माइनस 3 कर लेंगे तो 4 इकाई। लेकिन इस ट्राइंगल के लिए ऊंचाई भी चाहिए होगी, वो कहां होगी, इसी एक्सिस पर होगी, जो कि हम देख सकते हैं ये तो हो गया आपके एक्स डैश, ये हो गया y, और ये क्या y डैश। तो ये कितनी हाइट पर होगा वो हमें निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, ये जो आपको दोनों इक्वेशन गिवन है वहां से, और कैसे देखिएगा इधर, उसके लिए हम देखें तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, दूसरी इक्वेशन क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 35। तो आप देख सकते हैं आपको त्रिभुज का आधार तो मिल चुका है, इसकी ऊंचाई निकालनी है जो कि यहां पर होगी इस y वाले पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर x के कोफिशिएंट जो है वो सिमिलर करने हैं ताकि y की वैल्यू निकल जाए। तो ये 4 है, ये 5 है, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20। इसका मतलब इन दोनों x वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपको क्या बनाना है 20 बनाना है। तो कब बनेगा ये, जब आप इसका 5 से मल्टीप्लीकेशन करोगे, और ये कब बनेगा जब आप इसका 4 से मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो केवल x वाले के का तो होगा नहीं, पूरी इक्वेशन का ही 5 से और पूरी इक्वेशन का ही यहाँ पर 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जब 5 और 4 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो जो नई वाली इक्वेशन आपके सामने आने वाली है वो ऊपर वाली के लिए नई इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी आपके क्या 20x प्लस 15y इक्वल्स टू कितना 60। नीचे वाली के लिए नई इक्वेशन क्या हो जाएगी 20x प्लस 28y इक्वल्स टू 35 का 4 से करना है तो कितना हो जाएगा 140। अब आप देख सकते हैं x वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएगी जब इस इक्वेशन, क्योंकि बड़ी वाली इक्वेशन तो यही है, तो इस इक्वेशन में से ये ऊपर वाली इक्वेशन हम घटाएंगे तो 20x माइनस 20x तो 0 हो गया, 28y और ये कितना है 15y है, तो 28 में से 15 हम क्या कर लेंगे लेस कर लेंगे, तो कितना मिल जाएगा आपको 13y इक्वल्स टू 140 में से आपको 60 लेस करना है, तो 140 में से आप 60 लेस करोगे तो कितना होगा 80। तो कुल मिलाकर जो y है उसकी वैल्यू कितनी होगी 80/13। तो y की वैल्यू आ गई 80/13, जो कि मान लेते हैं यहां कहीं रही होगी। ठीक है, तो ये 80/13 जो है वो यहां कहीं रही होगी, तो ये ट्राइंगल इस तरह से बना होगा। फिर ज्यादा ऊपर ले लिया उसको, चलिए नीचे कर लेते हैं, यहां तक कह रहे हैं तो ये लीजिए, तो ये जो है ये वैल्यू कितनी है, जितनी ये है उतनी, और ये कितनी है हमने अभी अभी निकाली, और ये कितनी है 80/13। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 80/13। ये ट्राइंगल बन गया आपके सामने जिसका आधार हम देख सकते हैं 4 है और जिसकी ऊंचाई कितनी 80/13। तो इस ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो निकाल लेते हैं अब इसका क्षेत्रफल। तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया देखिए 1/2 आधार कितना है 4 इंटू ऊंचाई जो कि है 80 बटा कितनी 13, कैंसिल हो गया कितना 2 बार, तो 80 का 2 से गुणा कर लेते हैं 160/13 हम कह सकते हैं इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है 7वां सवाल, देखिए उसी तरह का है, उसमें x एक्सिस को काम में लेना था और इसमें y एक्सिस को काम में लेना है। आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 एंड y एक्सिस निकाल सकते हैं। आपको y एक्सिस कह रहा है तो आपको इसका मतलब x की वैल्यू क्या लेकर चलनी है 0 चलनी है। तो लेते हैं पहली वाली इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 है, तो आपको x 0 लेना पड़ेगा क्योंकि y एक्सिस पर हमको पता है x क्या होता है 0 होता है। तो x 0 लोगे तो y कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। सेकंड वाली इक्वेशन भी ले लेते हैं। क्या है आपके पास 5x प्लस 3y, तो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास 15। अब जैसा कि हम देख सकते हैं केवल y एक्सिस पर ही लेना है, तो y एक्सिस पर तो x क्या होता है 0, तो x को कर लेते हैं 0। तो यहां से y कितना मिल जाएगा आपको 5। बना लेते हैं अब डायग्राम हमारा जो है वो x डैश y डैश, ये ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक है, आपको किस पर कह रहा है y पर, तो 0,4 और 0,5।
तो ले लेते हैं यहां पर कहीं पर, ये हो गया आपके 0,5 और यहां पर हो गया आपके 0,4। तो ये ट्राइंगल बनेगा जिसका आधार जो है वो होगा ये। तो यहां पर आधार की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। कैसे, 5 और 4 यूनिट है तो 5 - 4 करेंगे तो 1 आ रहा है, तो यूनिट कितनी हो गई, बेस वैल्यू 1 यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं इस त्रिभुज के लिए हम किसकी ऊंचाई के बारे में। वो कहां पर होगी, यहां पर इस तरह से होगी, तो वो किसके लिए होगी, एक्स के लिए। तो निकालते हैं एक्स का मान। कहां से निकालेंगे, इन्हीं दो इक्वेशन से निकालेंगे। x + 2y = आपको कह रहा है कितना, 8, और दूसरा है 5x + 3y = कितना, 15। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहां पर हाइट की, तो वो x के लिए मान होगा, तो यहां से x का मान निकालना है, तो y वाले जो कोफिशिएंट है उनको आप एक समान कर लीजिए। तो ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो इसको भी 6 बना लीजिए, इसको भी 6 बना लीजिए। तो कैसे बनेगा 6, इसको 6 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 6 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। केवल y वाला नहीं, पूरी समीकरण गुणा होगी। तो गुणा होने के बाद में जो नई समीकरण आएगी इनके लिए वो क्या होगी, 3x + 6y = 24, और इसके लिए क्या होगी, 10x + 6y = 3030। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो आप देखेंगे बड़ी वाली इक्वेशन तो ये है, तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10x - 3x करेंगे तो 7x होगा, 6y - 6y ये तो 0 हो जाएगा, 30 माइनस आप करेंगे कितना, 24, तो कितना होगा, 6 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/7। ठीक है, 30 - 24 कहीं कुछ है क्या, 6/7 ही होगा ये x की वैल्यू। चलिए 6/7 ही रहेगा। चलिए अब 6/7 आया x का मान, तो इसका मतलब यहां कहीं होगा, तो मान लेते हैं कि यहां पर कहीं रहा होगा 6/7। तो जो इसकी हाइट बनेगी वो यहां वाली होगी। तो ट्राइंगल हम कह सकते हैं इस तरह से होगा ये, क्योंकि ये जो है ये कितना है, 6/7 है। तो ये हो गई इसकी हाइट की कितनी, 6/7, जो कि हम लिख सकते हैं, अलग कलर से लिख लेते हैं, ये लीजिए 6/7। हाइट आ गई, बेस वैल्यू आ गई, तो ट्राइंगल का एरिया भी निकल जाएगा। और वो एरिया क्या होगा, 1/2, आधार कितना है 1, इंटू ऊंचाई कितनी है 6/7, ये कैंसिल हो गया 3, तो ये आ गया 3/7 हमारे इसके क्षेत्रफल का मान। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 8वां सवाल क्या कह रहा है, आपको एक इक्वेशन जो है वो दे रखी है, और आपको कह रहा है कि ये जो लाइन बनेगी उसके कौन से वाले भाग में जो है शेडेड पोर्शन आएगा, छायांकित भाग आएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 4x + 3y > कितना है, 12। ग्रेटर देन को तो छोड़िए, 4x + 3y = 12 लेते हैं और डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो आप x = कितना रखोगे, 0, तो y मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 4, और वैसे ही y = आप 0 रखोगे तो x मिल जाएगा, वो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायग्राम भी बन सकता है अब हमारे पास। तो ये बन गया डायग्राम, ये x, ये x', ये y, और ये y', ये आ गया 0,0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यहां पर देख सकते हैं कि x 0 है, y 0 है। चलिए तो x 0 y 4 बना लेते हैं, y है 4 और x है आपका क्या, 0। फिर y है 0 और x है कितना, 3, ये 3 और ये 0। ठीक है यहां तक। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मिला लेते हैं। ये तो बन गई वो लाइन। अब आपको पूछ रहा है शेडेड पोर्शन किधर होगा। तो जब कभी भी इस तरह का छायांकित भाग के लिए आपको पूछे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपने ये लाइन बनाई है, इस लाइन के उधर कोई पॉइंट ले लीजिए या फिर इधर कोई पॉइंट ले लीजिए। तो जिधर भी आप पॉइंट लेते हैं उन x और y की वैल्यू को जो आपको कंडीशन दे रखी है उसमें वैल्यू में आप रख लेते हैं। उस कंडीशन में जब आप रखते हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, तो फिर छायांकित भाग उधर ही होगा जिधर से आपने वो बिंदु लिया। और अगर संतुष्ट नहीं होती है
तो फिर उसके अपोजिट साइड में होता है। तो मैंने ये लाइन बनाई तो मुझे पॉइंट 1 दिख रहा है, ये 0,0, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 ले लेते हैं। ओरिजिन वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं, मूल बिंदु जो है उसको लिया, इसमें रखता हूं। अगर ये कंडीशन ओके हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, तो छायांकित भाग इधर की तरफ होगा, अदरवाइज कहां होगा, दूसरे साइड। ठीक है, तो लेते हैं x0 और y0। x0 और y0 मैंने पॉइंट लिया है ये वाला। तो यहां पर रखने पर जो कंडीशन दे रखी है अगर वो संतुष्ट होती है तो छायांकित भाग बिल्कुल वही होगा जहां से आपने ये पॉइंट लिया है, मतलब इस और अगर नहीं संतुष्ट करती है तो इसके अपोजिट साइड होगा। चलिए x0 तो रखते हैं 4 इंटू 0 प्लस 3y, y भी 0, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो 0 हो गया, प्लस 0 0 प्लस 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 12 होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, संतुष्ट नहीं हो रही है इस वाले बिंदु के लिए। तो छायांकित भाग जो है वो डेफिनेटली किधर होगा, इसके अपोजिट साइड में होगा, मतलब इस और होगा। ये होगा इसका छायांकित भाग। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बारे में। क्या कह रहा है 9 नंबर, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं समझा देता हूं। क्या है वो, देखिए इधर। जब कभी भी आपको कहे कि x बराबर y है या फिर कहे कि y बराबर x है, तो इनके लिए जो डायग्राम बनता है वो हमेशा बनता है इस तरह से। ये लाइन इनके लिए बनती है। ठीक है, अगर आप वैल्यू रखकर बनाएंगे, x0 करेंगे और y0 करेंगे, फिर जो पॉइंट आते हैं वो लेंगे फिर बनाएंगे, तो भी यही बनेगा। और नहीं तो अगर याद रख सकते हैं तो आराम से याद रख लीजिए कि x बराबर y या y बराबर x हो तो इनके लिए लाइन इस तरह से बनेगी। दूसरा क्या है वो भी देख लेते। अगर x बराबर माइनस वाई हो या फिर y बराबर माइनस एक्स हो तो इनके लिए डायग्राम कैसे बनता है वो भी हम देख सकते हैं। तो इनके लिए जो डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, देखिए। इनके लिए डायग्राम बनता है वो हमेशा इस तरह से बनता है। अगर आप वैल्यू लेकर बनाएंगे तो भी यही बनेगा, और अगर आप डायरेक्ट याद रखकर बनाते हैं तो ज्यादा सही है, आपका समय बच जाएगा। तो मैंने कहा x बराबर y या y बराबर x होने पर इस तरह से, x बराबर माइनस वाई या y बराबर माइनस एक्स होने पर इस तरह से बनता है। ठीक है, अब इस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। चलिए करते हैं 9 और 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, माइनस वाई है। तो इसका मतलब x बराबर एक तरह से माइनस वाई है। तो जैसे ही ये आया तो हमें पता है डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। बिल्कुल यही बनेगा डायग्राम, क्योंकि माइनस आ गया ना, तो माइनस आएगा तो इस तरह से बनेगा। अब हमको छायांकित के बारे में पूछ रहा है तो वो हमको बताना है कि वो किधर होगा। तो उसके लिए तरीका आपको मैंने बता रखा, और वो तरीका क्या है कि इसके इधर कोई पॉइंट ले लीजिए। अगर वो जो पॉइंट है वो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उधर की और ही छायांकित भाग होगा, और अगर नहीं करता उसके अपोजिट साइड में विपरीत दिशा में होगा। तो यहां पर पॉइंट ले लेते हैं हम 1,1, एक्स भी 1 और वाई भी 1 वैल्यू रखते हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये जो 1,1 लिया है, हम लेते हैं यहां पर पॉइंट। तो पॉइंट लिया हमने कौन सा, 1,1। तो 1,1 लेते हैं, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका मतलब इधर की और छायांकित भाग होगा। चलिए देख लेते हैं। तो x की वैल्यू है 1 इज ग्रेटर देन, यहां रखते हैं y की वैल्यू 1 है तो ये -1 है तो -1 होगा। तो क्या 1 -1 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब छायांकित भाग इधर ही होगा जिधर की और हमने ये बिंदु लिए हैं। और अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो इसके विपरीत साइड में, मतलब इधर की और हमारा छायांकित भाग होता। चलिए 10वें सवाल में तो डायग्राम आपको ऑलरेडी बनाकर दे रखा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देख सकते हैं हमने अभी अभी पढ़ा था नोट लगाकर कि इस तरह का डायग्राम किसके लिए होता है। इस तरह का डायग्राम होता है जब x बराबर y हो या फिर y बराबर x हो, और जब माइनस में होता है तब हम इस तरह से करते हैं। तो डायग्राम इन्होंने इस तरह से ऑलरेडी बनाया है, तो इसका मतलब माइनस वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो या तो ए होगा या फिर क्या होगा, बी होगा। अब इनमें से कौन होगा वो हम देख लेते हैं। पॉइंट भी लेने की जरूरत नहीं है, वो भी ले रखा है -1 और क्या 1। तो ये है x और ये है y।
तो बस ऑप्शन लेते हैं पहला ऑप्शन लें अगर, तो x क्या है -1 ग्रेटर देन y क्या है 1, तो क्या -1 +1 से बड़ा होता है क्या? नहीं, तो पहला ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तो फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? दूसरा बी ऑप्शन। कैसे? देख लीजिए, x आपने लिया है -1, वो लेस देन है 1 से, बिल्कुल सही है। तो यही हमारी कंडीशन है और ये सेटिस्फाई भी हो रही है विथ वैल्यूज, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय मोड x प्लस मोड y इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो मोड है, इस मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब ये होता है अंदर जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी, हमेशा उसका मान धनात्मक ही होगा। नेगेटिव होगी तो भी मोड हटते ही वो क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। चलिए, तो फिर अगर इसके लिए हम देखें, इसको करने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, वो क्या है वो भी अभी मैं समझा दूंगा, और एक पूरा मेथड से डायग्राम बनाकर कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो मोड हटेगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू तो 4 ही रहेगा क्योंकि मोड है इसलिए। फिर -x हो सकता है, प्लस y हो सकता है, तो भी 4 ही रहेगा क्योंकि मोड है इसलिए। x माइनस वाई हो सकता है तो भी 4 ही रहेगा, या दोनों ही माइनस हो तो भी क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। तो ये चार आपके सामने समीकरण निकल कर आई है। तो इन चारों में आप क्या करेंगे? x और y की वैल्यूज जो है वो रखेंगे, x 0 रखेंगे, y मिलेगा, y 0 रखेंगे, x मिलेगा, कुल मिलाकर आपको यहाँ से पॉइंट मिल जाएंगे। तो वो जो बिंदु मिलेंगे उनको हम यहाँ डायग्राम में बनाएंगे इस तरह से। कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे? यहां पर मिलेगा आपको क्या? यहां पर मिल जाएगा 4,0, यहां पर मिलेगा आपको क्या? 0,4, यहां पर मिल जाएगा नेगेटिव एक्सिस है यहां पर x की, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है और ये x है। ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएगा क्या? x है -4,0 और यहां पर आपको मिल जाएगा क्या? 0, -4। इन्हीं से मिलने वाले हैं ये चारों के चारों। चलिए, आप वैल्यू रखेंगे जैसा कि हम अभी तक रखते हुए आए थे, तो उससे आपको ये 4 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इन के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है उसका आपको क्षेत्रफल एरिया पूछा है, तो निकाल लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं वो डायग्राम क्या होगा, वो एरिया कौन सा होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है एक तरह से, ये है आपका एक वर्ग, एक स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा अगर हमें पता हो तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो निकाला जा सकता है। तो इस वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी अभी देख सकते हैं। ये कितना है? 90, तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक कितना है? ये है बिल्कुल कितना? 4। ये यहां से यहां तक कितना है? ये भी कितना है? 4। तो हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमें लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो वो क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, हम क्या करेंगे यहाँ पर? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 कितना हो गया? 32। अगर इसको लिखे तो 16 इंटू 2 लिखेंगे, तो 16 इंटू 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का तो 4 हो जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भुजा है आपके इस वर्ग की, इस स्क्वायर की, वो क्या आ चुकी है? 4√2 आ चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वर्ग की भुजा जब 4√2 आ चुकी है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल एरिया भी हम बता सकते हैं। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 4√2 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16, √2 का स्क्वायर कितना? 2, 16 इंटू 2 कितना आ गया आंसर? 32, 32। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो हो गया हमने पूरे मेथड से किया। वैसे अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हुआ हमारा पूरा मेथड से। चलिए बात करते हैं अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली कैसे करेंगे। देखिएगा, इसके लिए आपको एक नोट ध्यान रखना पड़ेगा, और वो नोट क्या है देखिएगा। एक तरह से याद ही रखना आपको, जब कभी भी मोड x प्लस मोड y इज इक्वल्स टू k हो, और इससे बाउंडेड एरिया जो है, इससे बाउंडेड जो भी आपका डायग्राम बने उसका एरिया पूछे, तो वो एरिया हम डायरेक्टली बता देते हैं क्या होता है? 2k² होता है। ये 2k का मान अगर हम देखें तो कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16, उसका डबल किया 32, बिल्कुल यही हमारा आ रहा था पूरे मेथड से भी।
तो अगर ये नोट याद रखेंगे हम, तो हम कह देंगे कि इसका आंसर डायरेक्ट होगा 2k²। और जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम कंपेयर करें तो k की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, उसका डबल 32 आ गया। एक और पॉइंट इसमें याद रख सकते हैं हम, दूसरा पॉइंट ये कि अगर अभी तो मोड x और y दोनों के साथ है, इन केस अगर मोड केवल x या केवल y के साथ हो तो कैसे काम चलेगा, जैसे कि मोड x प्लस y है इक्वल्स टू k है, या फिर x प्लस मोड y है इक्वल्स टू k है, तो फिर क्या होगा इसका आंसर, तो इसका एरिया जो होगा उस समय केवल और केवल क्या होगा, k² होगा, 2 नहीं आएगा आगे। ठीक है, चलिए ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको 1 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करना है तो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है 12वां सवाल देखिए, फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस हुज 3 वर्टेक्स आर -2, 3, 3, 4, 2, -7। मतलब किसी सम चतुर्भुज का चौथा निर्देशांक मतलब चौथा शीर्ष बिंदु क्या होगा अगर उसके 3 शीर्ष बिंदु हमें दे रखे हैं। तो बनाते हैं पहले इसके लिए डायग्राम। इस तरह का होगा, सम चतुर्भुज है मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, एक समान। ऐसा भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से भी, कैसे भी बना सकते हैं। ये हो गई पहली आपके -2, 3 है और 3, 4 है, तो ये हो गया आपके 3, 4, इधर ही बनेगा, दोनों प्लस के हैं तो ठीक है। फिर माइनस प्लस की बात कर रहा है, तो ये -2 माइनस और प्लस है, तो माइनस होता है इधर, तो ये -2, 3, और फिर क्या है 2, -7 है, तो x और y है, तो x है और y कितना है माइनस का, तो y माइनस का है, x प्लस का है, तो यहां पर हम ले सकते हैं 2, -7। चलिए देखते हैं चौथा, इसके बारे में आपको पूछ रहा है, तो इसको हमने ले लिया क्या, x1 और y1। कोई दिक्कत नहीं, x और y लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ले लीजिए x और y। इस x और y के बारे में आपको बताना। चलिए देखिए, तो यहां पर अगर हम देखें इसके लिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज के दोनों जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं आपस में सम द्विविभाजित करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बिंदु देखें जैसे कि ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसके लिए विकर्णों का अगर प्रतिच्छेदी बिंदु देखें तो ये होगा, क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमको एक कॉन्सेप्ट पता है, जैसे कि ये है आपके x1 y1, ये है आपके x2 y2, तो यहां पर कोई बिंदु है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं P, तो उसके निर्देशांक निकालने हैं, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे तो x वाला निकलेगा, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे तो y वाला निकलेगा। तो निकाल लेते हैं वैसे ही इस विकर्ण के लिए, तो कितना होगा x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 2 क्या हो गया 0, अपॉन 2 करेंगे तो 0 ही होगा। ये लीजिए, y के लिए निकाले तो 3 और वो कितना है माइनस का 7 है, तो 3 -7 ऐड करूंगा तो -4 होगा, और अपॉन 2 करूंगा तो कितना होगा -2 होगा। ये लीजिए आ गया आपके पास यहां पर। तो यही निर्देशांक कहां पर होंगे, जब आप ये वाला विकर्ण लेंगे उसके लिए। तो निकाल लेते हैं इधर से, तो x के लिए अगर हम देखें तो x प्लस 3 है अपॉन 2 इक्वल्स टू किसके होगा 0 के। वैसे ही y1 और y2, तो y1 क्या है y है, और y2 कितना हमारे पास, उधर लिख लेते हैं ताकि दोनों निकल जाएंगे। y1 और y2 कितना है 4 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है -2 के बराबर। x और y का मान निकाल लेते हैं यहां से सीधा, देखिए उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी -3, कोई दिक्कत नहीं। उधर जाएगा -4 हो जाएगा, फिर -4 है, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -4 और -4 ये कितना हो जाएगा -8। तो x और y की वैल्यू हम कह सकते हैं कितनी आ गई -3 और -8, यही आपको पूछा था, जो कि हमारा आंसर आ गया, चौथा बिंदु हो गया -3, -8। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है आपको 13वां सवाल, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस इंटरसेक्ट द लाइन PQ।
पी क्यू लाइन आपको गिवन है, पी और क्यू के आपको कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो हमको ये बताना है कि किस अनुपात में वाई एक्सिस जो है इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो उसके लिए पहले हमको क्या समझना है, जैसा कि मैंने कहा था, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे और जो चीजें हमारे समझने के लिए होगी उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि ये कोई लाइन है, अभी उस क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे, ये लाइन है ए और बी, इसके निर्देशांक हो गए x1 y1 और इसके निर्देशांक हो गए x2 y2। ठीक है, इनको यहां पर कोई पॉइंट है जो क्या कर रहा है, k और 1 के रेशियो में क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के लिए अगर हम देखें, इसको मान लेते हैं हम p, जिसके निर्देशांक है x, y। तो अगर आपको x निकालना और आपको y निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, नीचे तो आएगा k+1 जिस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है वो, और ऊपर आएगा x1 प्लस kx2, और y के लिए आएगा y1 प्लस ky2। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता रखना है तो हमारा इस तरह का क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। कैसे, अब इसको देखें, इसी क्वेश्चन के लिए हम बात करें। देखिएगा, ये लाइन दे रखी है, यहां पर कोई पॉइंट मान लिया हमने P, जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y। तो वो क्या होंगे x, y, इसी फॉर्मूले से देखेंगे हम। तो x, y है, तो x, y, x क्या होगा, x होगा आपके x1 जो कि कितना है -3 प्लस k, क्योंकि k और 1 के रेशियो में ये करेगा इसलिए k हम ले रहे, k फिर क्या x2 जो कि कितना है 7 अपॉन k+1, कोई दिक्कत। दूसरा लेते हैं y, वो क्या होगा, बिल्कुल y1 कितना है 7 प्लस k y2 जो कि कितना है 5 अपॉन k+1। अब देखिए, इसमें नई चीज ये है हमको कि हमको यहाँ पर एक बात बोली गई है और वो बोली गई है कि वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर हमको पता है कि वाई एक्सिस पर अगर हम बात करें तो x का मान क्या होता है 0, तो ये x का मान किसके बराबर होगा 0 के, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वाई एक्सिस पर है। तो यहां से हम k का जो रेशियो जो पूछ रहा है वो हमारा निकल जाएगा। तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो k+1 का 0 से मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये क्या रहेगा, ये आपके आगे आ जाएगा किस तरह से, -3 प्लस 7k इज इक्वल्स टू कितना 0। तो -3 है, माइनस का 7k उधर गया, माइनस से माइनस गया तो k आ गया 3/7। तो k की वैल्यू आई है 3/7, लेकिन हमें तो ये जो रेशियो था वो निकालना है। कौन सा रेशियो, जिस रेशियो में ये लाइन इस P बिंदु के द्वारा जो है इंटरसेक्ट की गई है। तो ये k रेशियो 1 है, तो k की वैल्यू तो आ चुकी है कितनी 3/7, तो हमारा आंसर भी आ गया। किस तरह से, देखिए इधर k रेशियो 1 में डिवाइड किया है, आप देख पा रहे हैं k रेशियो 1 है, k की वैल्यू कितनी है 3/7, लिख लीजिए 3/7 रेशियो 1, तो 3/7 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, आपको स्लोप मतलब ढाल जो होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी, जैसा कि मैंने कहा, जैसे जैसे जरूरत होगी उन चीजों को हम साइड में पढ़ते हुए चलेंगे। जब कभी भी आपको लाइन दे रखी हो और उसके लिए स्लोप पूछे तो वो हमेशा होती है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, क्या होती है फिर से देख लीजिए, y बराबर mx प्लस c। जो m होगा वही आपकी क्या होगी, यहाँ पर स्लोप होगी। तो इसका मतलब जो इक्वेशन दे रखी है उसमें y को अकेला रखिए, बाकी सबको अलग एक साइड में भेज दीजिए, और जो x के साथ में होगा वो आपका स्लोप कहलाएगा। तो निकालते हैं इसके लिए, लेकिन यह स्लोप जो है थीटा जो है उस थीटा की वैल्यू पूछिए। तो जब m आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी, तो वो tan थीटा के इक्वली होती है, तो आपका थीटा का मान भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो फिर करते हैं इसको। √3y माइनस 3x इज इक्वल्स टू कितना है 5। ठीक है, तो √3y, y को अलग करना है तो ये लीजिए 5 प्लस कितना हो गया 3x, या फिर 3x प्लस 5 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये लीजिए 3x प्लस क्या 5। ठीक है, यहाँ y निकालना है तो √3 नीचे चला जाएगा, तो 3x अपॉन √3 प्लस 5 अपॉन √3। कोई दिक्कत नहीं, ये और सरल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऊपर 3 है तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3,
तो ऊपर 3 को √3 इंटू √3 लिखूंगा तो नीचे वाले √3 से एक √3 कट जाएगा, तो केवल √3 बचेगा। तो क्या ये जो अब है हमारे इस वाले फॉर्मेट में आया क्या? बिल्कुल, y बराबर mx प्लस सी का मान है 5/√3, m का मान है √3, तो m जो होती है वही स्लोप होती है, तो इसका मतलब m जो है वो स्लोप है हमारी, जो कि कितनी है √3, और स्लोप जो होती है वो tan थीटा के इक्वल होती है, तो tan थीटा इक्वल्स टू √। अब थीटा में जो है √3 का मान कितने डिग्री पर होगा tan के लिए, वो हमें देखना है, तो वो होता है आपका कितने डिग्री पर? 60 डिग्री। तो थीटा ही पूछा था आपको, जो कि आ चुका है कितना? 60 डिग्री, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब लाइन के लिए पूछे तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है स्लोप, और इसको हमने y इक्वल्स टू में mx प्लस सी वाले फॉर्मेट में लेकर आए, m की वैल्यू आई √3, और tan थीटा जो स्लोप इक्वल्स टू m होता है, तो यहां से थीटा आ गया कितना? 60 डिग्री। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है आपको? 15वां सवाल देखिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। इन दोनों लाइनों के बीच में आपको कोण ज्ञात करना है, तो वो कोण क्या होता है? tan थीटा होता है, और उसकी वैल्यू होती है मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको पहले क्या निकालनी है? स्लोप निकालनी है, उसमें रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन, m1 यहां से ले लेंगे, और ये हो गई हमारी सेकंड वाली इक्वेशन, m2 यहां से ले लेंगे। निकाल लेते हैं m1। कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया y इक्वल्स टू mx प्लस सी से। चलिए लेते हैं फिर इस वाली इक्वेशन को पहले यहां पर, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस इसको माइनस √3x प्लस क्या? 7। अब इसमें और कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, साफ वैल्यू मिल गई। y इक्वल्स टू क्या है? माइनस √3x प्लस 7। तो ठीक है, तो यहां से m1 की वैल्यू आ गई माइनस की √3। चलिए अब जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन कौन सी? ये ले लेते हैं। यहां से आपको लेना है m2 का मान, तो m2 का मान क्या होगा? x माइनस 5 इक्वल्स टू y √3, क्योंकि y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, तो अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y √3 इक्वल्स टू x माइनस 5। एक ही बात है, जो पीछे था आगे लिखा, और जो आगे था वो पीछे लिखा है। तो y की वैल्यू लेनी है, तो √3 नीचे चला गया, x अपॉन √3 और माइनस 5 अपॉन √3। क्या y बराबर mx प्लस सी वाले कॉन्सेप्ट में ये आया क्या? बिल्कुल आया। तो यहां से अगर m2 की वैल्यू मैं देखूं तो कितनी दिख रही है? जो x के साथ में, और x के साथ में कितना? 1/√3, तो m2 की वैल्यू भी आ गई 1/√3, और m1 की वैल्यू है आपके पास कितनी? √3। तो m1 और m2 दोनों आ चुके हैं। ये √3 किसका है? माइनस का। m1 और m2 दोनों आ चुके हैं, तो वो वैल्यू वहां पर रख देते हैं, आपके थीटा का मान निकल जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, देखिए अब सीधा मान ही रखना है इसमें, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 कितना आपके पास? 1/√3। ठीक है, m1 कितना है? माइनस √3, तो लिखते हैं माइनस √। अब वैसे m1 m2 किसको माने? इसको m1 ले या इसको m2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मोड वाली वैल्यू है इस वजह से। ठीक है, तो मोड लगा हुआ है, तो m1 में से m2 घटाएं या m2 में से m1 घटाएं, एक ही बात। चलिए फिर आएगा आपके पास m2, जो कि कितना है? 1/√3, तो ये लीजिए 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 माइनस में, और 1/√3 ये प्लस का है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं देख सकता हूं कि √3 से, और ये -1 है, तो 1 माइनस 1 नीचे कितना हो गया? 0। तो ऊपर कुछ भी है, अगर नीचे 0 आ चुका है, तो ऊपर कुछ भी है आपके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 0 है, तो वो फ्रैक्शन, वो बिन हमेशा आपको क्या देती है? इन्फिनिटी देती है। तो इसका मतलब tan थीटा का मान आ गया किसके बराबर? अनंत के। तो tan थीटा अनंत कब होगा? जब थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो आपको थीटा का ही मान पूछा गया था कि एंगल क्या होगा, तो एंगल कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री। तो एंगल आ गया आपके इस क्वेश्चन में कितना? 90 डिग्री। चलिए ये था आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 16 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 4x plus 3y is equals to 16 and 8x plus 6y is equals to 18। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा इसके लिए वही नोट लगाना पड़ेगा क्या कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू C1 और ax प्लस बी वाई, आप देख पा रहे हैं x और y के कोएफिशिएंट यहां दोनों जगह सिमिलर है, इक्वल्स टू C2 हो तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहा है वो किसके बराबर होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, चलिए तो अब निकालते हैं, इसके लिए दो लाइन दे रखी है, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की, कितना है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 16, तो ये ax प्लस by इज इक्वल्स टू C1 हो गया, ये 8x प्लस, इधर देख लेते हैं इसको, 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना है 18। लेकिन हमारा ये जो है नोट, ये तो ये कह रहा है x और y के कोएफिशिएंट सिमिलर होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, नहीं हो पा रहा है। कर लेंगे अभी, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो रहा है। ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा कितना 4। अब चेक कीजिए इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को, क्या x और y के जो कोएफिशिएंट है a और b वो एक समान है या नहीं है। तो इसका मतलब C1 हो गया हमारे पास 16 और C2 हो गया हमारे पास कितना 9। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, लंबवत दूरी निकालनी है, तो वो लंबवत दूरी होगी C1 माइनस C2, 16 माइनस 9 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है 4 उसका स्क्वायर प्लस b कितना है 3 उसका स्क्वायर। 16 में से 9 कम कर लेते हैं, तो 16 में से 9 हमने कम कर लिया, तो 6 इधर और 3 इधर, कितना हो गया ये 7। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, रूट 25 कितना हो गया 5। तो फाइनली हमने इसका आंसर कह दिया, कितना आ गया 7/5। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। देखिए उसके लिए नोट मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, क्या है वो नोट, देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स -3, 2 टू द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी थी दो लाइनों के बीच, यहां पर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है एक बिंदु और लाइन के बीच। तो जब बिंदु और लाइन के बीच में पूछे, ये हो गया बिंदु जिसके निर्देशांक हो गए x1 y1 और ये हो गई लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लंबवत दूरी होती है, वो मोड ऑफ ax1 प्लस by प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉइंट है आपके पास ये, तो ये हो गया x1 -3 और ये हो गया आपके पास y1 कितना 2। कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं x1 y1 तो वैल्यू है हमारे पास। और ये इक्वेशन हो गई आपके ax प्लस by इज इक्वल्स टू c वाली। तो ये इसलिए लिखा ताकि आपको ये सारी वैल्यूज आसानी से पता चल सके। तो एक बिंदु और एक लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है तो निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकलेगी। चलिए सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई करना है तो कर लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पूछ रहा है, वो होगी मोड ऑफ, जैसा ही आपके सामने लिखा हुआ है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मोड। ठीक है, तो वैल्यू रखनी है सीधी आप, मोड ऑफ a मैं देख पा रहा हूं कितना है 3, चलिए x1 मैं देख पा रहा हूं कितना है -3 प्लस b मैं देख पा रहा हूं कितना है 4, y1 मैं देख पा रहा हूं कितना है 2, फिर क्या है प्लस, ये लीजिए प्लस, और क्या है c मैं देख पा रहा हूं कितना है 16, फिर नीचे क्या आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a देख पा रहा हूं मैं 3, उसका स्क्वायर कर लेंगे, b देख पा रहा हूं मैं कितना है 4, उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सरल करना है और कुछ भी नहीं है, तो 1 सेकंड में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 का 2 से गुणा कर लिया कितना 8, ठीक है,
और ये 3 और -3 का गुणा हो गया कितना, -9। -9 हो गया और ये 8 हो गया, तो कितना आ गया, ये आपके पास -1 और 16 प्लस का है, तो ये आ गया 15। तो ऊपर तो वैल्यू आ गई कितनी, 15। नीचे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 और 16 25, √25 मतलब 5, तो नीचे आ जाएगा 5। और 15 और 5 पहले से ही प्लस में आए हैं, तो मोड की जरूरत ही नहीं पड़ी। 15/5, आंसर कितना आ गया आपके पास, 3। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, और हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका भी लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के बारे में, जो कि आपका अंतिम चैप्टर रह गया है राकेश यादव क्लास नोट्स में से, और वो चैप्टर है आपका ज्योमेट्री ज्यामिति। उसके बारे में हम नए वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।